নমস্কাৰ কেৰিয়াৰ বুলি স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই মেদিনী আৰু আজি আমাৰ হৈতে এগৰাকী অতিথি আছে আৰু তেখেত হৈছে এছপিএম আইএছ একাডেমিৰ ডাইৰেক্টৰ আমাৰ হৈতে আছে সত্যজিৎ কুমাৰ প্ৰথমে তেখেতক স্বাগতম জনাইছো ওয়েলকাম টু আৱাৰ শো আৰু এখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিম এপিএসসি ইউপিএসসি লৈ আমাৰ বহুতৰে কিছুমান ধাৰণা থাকে এপিএসসি ইউপিএসসি কি বহুতে হয়তো জানে আৰু বহুতে কিছুমান বিষয় নাজানে এই সমূহ বিষয় আমি আলোচনা কৰিম আসলে এপিএসসি এপিএসসিৰ কাৰণে কিদৰে আমি সাজু হ'ব লাগে কেনে ধৰণৰ ষ্টাডি প্ল্যান হ'ব লাগে আমি সকলোবোৰ বিষয় কথা পাতিম যেটো আমাৰ হৈতে सत्यजीत कुमार আছে তেনহলে আহক পলম নকৰি আমি তেখেতৰ হৈতে কথা পাতো प्रथम আমি আহিছো हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कौन सा मतलब पोस्ट एपीएससी यूपीएससी अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो कौन सा पोस्ट हमको मिलेगा बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा है जो इसके बारे में क्लियर नहीं जानते हैं उसके बारे में बताइए जी सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पूरे इस न्यूज़ लाइव प्रोग्राम को कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बाकी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए और जनरल पब्लिक से भी क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बातें तो ये टर्म्स तो हम लोग सुनते रहते हैं एपीएससी यूपीएससी लेकिन एग्जैक्टली उनसे क्या क्या पोस्ट मिलेंगे वो लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है क्लैरिटी नहीं है तो मैं तो यहीं से शुरू करता हूँ एक्चुअली एपीएससी या यूपीएससी ना कोई एग्ज़ाम है ना ही कोई पोस्ट है ये संस्थान है इंस्टीट्यूशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं स्टेट लेवल पे हमारे स्टेट असम लेवल पे है असम पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को कहते हैं ये इंस्टीट्यूशंस कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं उनमें से जिन एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो है यूनियन लेवल पे यूपीएससी द्वारा कराई गई एग्ज़ाम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएससी और ऐसा ही एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे एपीएससी कराती है उसका नाम है सीसी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो ये संस्थान है एपीएससी एंड यूपीएससी कई सारे एग्ज़ाम्स कराते हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कोवेटेड एग्ज़ाम है वो सीएसई एट यूनियन लेवल एंड सीसी एट स्टेट लेवल इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करें अगर सीएससी को क्लियर करें जो यूपीएससी कराती है तो उससे आईएएस आईपीएस ये ऑल इंडिया सर्विसेज पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं उसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होता है और वही स्टेट लेवल पे जो एपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उस एग्ज़ाम का नाम है सीसीई और इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करें तो आपको असम सिविल सर्विसेज एसीएस एपीएस असम पुलिस सर्विसेज इन सारे पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद हम आते हैं जो पैटर्न है एग्जाम का एपीएससी के बारे में पूछते हैं मतलब यूपीएससी में भी सेम ही होगा उसके बारे में बताइए पैटर्न के बारे में देखिए अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो दोनों ही एग्ज़ाम 3 स्टेजेज में कंडक्ट कराई जाती हैं प्रीलिम्स होता है और यहाँ पे इसको आप एलिमिनेशन राउंड कह सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट होंगे उनको फिर मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है इसके 2 पेपर होते हैं एक GS1 कहते हैं दूसरा GS2 बट GS2 इज़ CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें रीजनिंग मैथ्स इन सब के प्रश्न होते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्न होते हैं और जो CSAT पेपर जिनको मैं कह रहा हूँ GS पेपर 2 वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का तो आउट ऑफ 200 आपको 66.66 मार्क्स मतलब 33% मार्क्स आपको स्कोर करना होता है उसके ऊपर आप कितना भी स्कोर करें ये मायने नहीं रखता लेकिन उसके नीचे अगर आपका सिलेक्शन मतलब आपका क्वालिफाई होना ही पड़ेगा लेकिन उसके ऊपर आप क्या भी स्कोर करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे नीचे अगर आप स्कोर करते हैं तो आप वहीं इनएलिजिबल डिक्लेयर हो जाएंगे बट एक बार आपका सीसेट वाला पेपर क्लियर हो गया आपके 66.67 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आपका पेपर 1 चेक होगा GS1 उसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी के 100 प्रश्न होते हैं हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स होते हैं तो टोटल मार्क्स हो गया 200 और उसमें स्कोरिंग के बेसिस पे जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं जितनी भी सीटें हैं उस हिसाब से टॉप के कैंडिडेट्स को फिर इनवाइट किया जाता है मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए मेंस एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आपके जो सवाल हैं आपको अपने हिसाब से उनको फ्रेम करना उसके जवाब यही तो मेन अंतर है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में हियर द सब्जेक्ट विल राइट आंसर्स एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग राइट तो हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से जवाब लिखेगा अब ये जो मेंस एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव पेपर जहाँ बच्चे अपने हिसाब से आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स इसमें
पैटर्न तो एक ही है, सब्जेक्टिव है एपीएससी और यूपीएससी का, बट सिलेबस में थोड़ा अंतर है। हाँ, वही सिलेबस के बारे में अभी बताइए। जो पहले का सिलेबस है एपीएससी का, वो तो चेंज हो गया है, कितना चेंजेस आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी तो मैं एक बार प्रीलिम्स की चूंकि चर्चा कर चुका हूं तो प्रीलिम्स में भी बता दूं, प्रीलिम्स में सिलेबस बिल्कुल सेम है, डॉट टू डॉट उन्होंने लिख करके सेम दिया है, बट एक बात लिखी हुई है एपीएससी के सीसी एग्जाम के सिलेबस के लिए कि लगभग 33% क्वेश्चंस, 30-35% क्वेश्चंस वो लोग आसाम स्पेसिफिक पूछेंगे, आसाम की पॉलिटी, हिस्ट्री। अदरवाइज यूपीएससी और एपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका प्रीलिम्स में लगभग एक जैसा है, करंट बेस्ड सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में एपीएससी का पैटर्न काफ़ी अलग था, एपीएससी सीसी एग्जाम का पैटर्न काफ़ी अलग था साल 2020 तक, लेकिन 20 में उन्होंने पूरी तरह से यूपीएससी अलाइंड कर दिया। और जिस तरीके से यूपीएससी में पहला पेपर होता है एसए का 250 मार्क्स का, फिर जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी के प्रश्न होते हैं, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। बट एक अंतर जो है यूपीएससी और एपीएससी एग्जाम में ये है कि यूपीएससी वाली जो सीएससी एग्जाम है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, जबकि एपीएससी सीसी एग्जाम में ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया गया। पहले वो था लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। और उसका जो यूपीएससी में जो चीज़ नहीं है एपीएससी में है, वो ये है आसाम स्पेसिफिक एक अलग से पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का। तो मैं एक बार जल्दी से आपको समराइज तरीके से बता दूं, यूपीएससी की अगर बात करें तो एसए है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 जिसको एथिक्स कहते हैं, ये एज इट इज एपीएससी में भी। बट इसके अलावा यूपीएससी में 2 ऑप्शनल्स के पेपर होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है लेकिन उसके 2 पेपर होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है एपीएससी के लिए, एपीएससी में इसके बदले में आप कह सकते हैं आसाम स्पेसिफिक एक और जीएस पेपर है। तो ये हो गया मेंस की बात। एपीएससी में हो गए टोटल 6 पेपर, 250 मार्क्स ईच, तो 1500 मार्क्स के हो गए। यूपीएससी में हो गए 7 पेपर, 1750 मार्क्स के। उसके स्कोर के बेसिस पे जो स्टूडेंट जितना अच्छा स्कोर करेगा उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आती है, और इंटरव्यू में जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसको आपके मेंस के मार्क्स के साथ जोड़ करके फिर फाइनल आपके स्कोर बनते हैं, और उसके बेसिस पे रैंक लगती है, और उसके बेसिस पे फिर आपको अलग अलग सर्विस अलॉट होता है। मतलब ऑप्शनल जो पहले था अभी वो नहीं है एपीएससी में, वो अब नहीं है। यूपीएससी में अभी भी है। जी जी, यूपीएससी में है। हाँ, अभी ये बताइए प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कैसे करें? एक ही बार में दोनों के लिए तैयारी कर ली, या पहले प्रीलिम्स के लिए तैयार हो लो फिर उसके बाद मेंस के? एक तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि चूंकि प्रीलिम्स पहले होता है तो प्रीलिम्स की तैयारी पहले की जाए, मेंस की बाद में की जाए, लेकिन ये अप्रोच सही है नहीं। हम लोग को पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे इंटरव्यू के साथ, और इंटरव्यू का जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं उसका मार्क्स काफ़ी कम रहता है। तो मेनली आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन या आपकी कैसी रैंक आएगी वो डिपेंड करेगा मेंस के स्कोर पे। और मेंस की तैयारी ओवरनाइट नहीं हो सकती, प्रीलिम्स के बाद हार्डली 2-2.5 महीने मिलते हैं, ओवरनाइट नहीं हो सकती। तो आपको पहले से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल अलग भी नहीं है। प्रीलिम्स में वही सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछते हैं, मेंस में आपको वही सारी बातें अपने तरीके से लिख करके अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो मैं अब आपके सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। आपको अपनी तैयारी इन जनरल मेंस के अराउंड रखनी चाहिए। प्रीलिम्स से 3 महीने पहले आपको फुल फ्लेजेड अपना अप्रोच या फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए प्रीलिम्स पे, और ऑब्जेक्टिव तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। मतलब पहले आपको सिलेबस जो है उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उसके बाद आप तैयारी करें। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ सिलेबस देख करके भी बहुत कुछ नहीं पता लगता है। सवालों को जब देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी आते हैं स्टडी प्लान के तरफ। स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे तैयारियाँ करें, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए इसके? देखिए, ये बहुत ही एक पर्सनल सा एक एरिया है। हर एक स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से अपना प्लान स्ट्रक्चर करते हैं, और अपने हिसाब से अब बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को सुबह उठ करके पढ़ना ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्टडी प्लान में आपका एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इतने दिनों में ये हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट है हमारा तो ये कोर्स इतने दिनों में ख़त्म हो जाना चाहिए, हिस्ट्री इतने दिनों में, पॉलिटी इतने दिनों में, और उसको स्टिक करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग इज़ तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान
इन राइट स्पिरिट, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब स्टूडेंट्स के अनुसार वो अलग अलग होता है, आप डिपेंड करता है आप किस वक्त ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप मतलब वैसे एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा अपने तरफ से, ये दो तरह के स्टूडेंट्स से मैं जनरली इंटरेक्ट करता हूँ। कुछ कि सर मुझे तो रात को ही पढ़ना पसंद है, सर मुझे सुबह उठ करके पढ़ना पसंद है। स्टडी प्लान की बात की जाए तो पहला सवाल तो यही उठ जाता है, कब पढ़ा जाए। दिन में पढ़ना हमेशा ही एक बेहतर अप्रोच है, क्योंकि एग्जाम आपका दिन में होता है। तो अगर आप रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो एग्जाम के दिनों में हो सकता है कि आप दिन के टाइम में थोड़ा लेथार्जिक हो। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा अप्रोच लें, तो दिन में पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा आपको अपने स्टडी प्लान को ऐसे डिवाइड करना चाहिए, 1.5 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच में मत पढ़िए। यू सी, नंबर ऑफ आवर्स आर इम्पॉर्टेंट बट लेस इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिटी दैट यू पुट इन योर प्रिपरेशन। तो 1.5 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ेंगे एक स्ट्रेच में, तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे आपका फोकस जो है डाइल्यूट हो जाए। तो 1.5 घंटे के कम से कम 4 स्लॉट बनाइए और उनको आप फोकस तरीके से पढ़िए। 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर अगले बार 1.5 घंटा पढ़िए। और 6 घंटे भी अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो क्लासेस वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये काफ़ी है, लेकिन वो कंसिस्टेंट तरीके से करना होगा। आपने अभी ये बताया भी था कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर्स है उनके बारे में बताइए, एनालाइज कैसे करें, मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो उससे हमें एक बात समझ आती है कि कैसे वो सवाल पूछ रहे हैं। अब सवालों को पढ़ करके आप ये उम्मीद ना करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा दोबारा से। वैसे कभी कभार रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन रेयरली। आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अच्छा 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, तो देखिए गवर्नेंस में उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे प्रश्न पूछा, तो कहीं ना कहीं वो उस साल न्यूज़ में था, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने प्रश्न पूछा। जीएसटी 2017 में आया, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछा। तो इससे आपको एक वैलिडेशन मिलता है कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मुझे करंट एस्पेक्ट में उसका एप्लीकेशन देखना होगा, और ज़्यादातर सवाल जो है करंट बेस्ड आएंगे। तो इससे आपको एक समझ मिलती है कि आपको अपनी पढ़ाई को कैसे प्लान करना है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की आदत रहती है वो बेसिक कोई भी बुक उठा करके उसको बस पढ़ते जा रहे हैं, उसको रटते जा रहे हैं, बिना सिलेबस देखिए जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं वो देखिए। आपके दिमाग में कभी भी ये वैलिडेशन नहीं आएगा कि आपको जो भी पढ़ रहे हैं उनका आपको करंट टाइम में एप्लीकेशन देखना होगा। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल बस बता दूँ, 15 दिन पहले तक, 1 महीने पहले तक नो वन वाज टॉकिंग अबाउट कोलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की सरकार, बिकॉज दैट वाज ए हिस्ट्री फॉर इंडियन पॉलिटी। वो 2014 से खत्म हो चुका था। लेकिन अब जब वापस से गठबंधन की सरकार आई है पिछले महीने, तो अब इस तरह के प्रश्न उम्मीद कर सकते हैं आप आने वाले मेंस में कि कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे क्या चैलेंजेस आएंगे। अब ये आपको पीवाईक्यू में नहीं दिखेगा, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं दिखेंगे ऐसे प्रश्न, लेकिन आपको ये बात जरूर समझ आ जाएगी कि सवाल पूछे जाते हैं जिनका करंट टाइम में रेलेवेंस है। तो अब आज के टाइम में ये रेलेवेंस है, तो ऐसी चीजें पढ़नी। ये फायदा होता है सिलेबस देखने का और पिछले साल के सवालों को देखने का। वो मेंस में जो क्वेश्चंस आता है वो मेंस में सब्जेक्टिव होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा जाता है, वो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, आंसर्स हम कैसे दें, वहाँ पे लिखे कैसे, उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है, कन्फ्यूजन। देखिए, मेंस में सवाल को पढ़ना अच्छे से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या एग्जैक्टली पूछा है, तो क्या लिखना है, ये सोचने से पहले, निर्धारित करने से पहले तो हमें सवाल पढ़ना होगा। नॉर्मली किसी भी प्रश्न में 2 पार्ट रहते हैं। आप यूपीएससी या एपीएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लें तो 2 पार्ट रहते हैं। दोनों पार्ट को आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एक आपके क्वेश्चन बुकलेट पे आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और एक आंसर लिखने के लिए लगभग आपको 7 to 8 मिनट्स मिलते हैं अगर आप टाइम देखें तो आपको लगभग 30 सेकेंड अपने आप को देना होता है आंसर फ्रेम करने के लिए कि इसमें मैं इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन हमेशा लिखना अच्छा माना जाता है अगर आप किसी डेटा के साथ अपने आंसर की शुरुआत करें तो। ऐसे पॉक्सो एक्ट पे सवाल आ गया, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो उस पे अगर आपके पास डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि इतने बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस फेस करना पड़ा, तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप डेटा से स्टार्ट करें, या तो फिर किसी इंस्टीट्यूशन का आपका दिया हुआ डेफिनीशन है उसके साथ स्टार्ट करें। जैसे बॉन्डेड लेबर क्या है, तो आईएलओ का डेफिनीशन, उसके बाद जो पूछा गया है
आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया है, उस चीज को आपको डील करना है। गलती ये होती है कि हम लिखते वो हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ना कि जो पूछा गया है। हाँ। और इस कारण से मार्क्स कम मिल जाते हैं। तो बस इससे बचना है। वो एक मोमेंटम होता है, उस टाइम में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मतलब ईगर होते हैं कि अरे ये वाला प्रश्न आ गया, बट यू हैव टू ऑल्सो सी ना कि क्या पूछा है और किस तरीके से उसको लिखना है। जो पूछा है उसको लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अक्सर ये भी देखा जाता है कि प्रिपरेशन खूब अच्छी तरह से स्टूडेंट्स कर लेता है, उसके बाद जो मेंस में ही उसमें कुछ कमी रह जाते हैं। मतलब आपने अभी बताया कुछ छूट वहीं पे रुक जाता है, उसके बारे में बताइए कहाँ पे वो मिस्टेक करता है। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू स्वेट मोर ड्यूरिंग प्रैक्टिस यू विल ब्लीड लेस ड्यूरिंग द वॉर। तो कमी क्या रह जाती है, मेरी समझ है, जो अब इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8-9 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हर साल स्टूडेंट्स को तैयार मैं कराता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत हैं इन जनरल, लेकिन वो टेस्ट कम लिखते हैं मेंस एग्जाम से पहले। अगर अपने आप को सिमुलेटेड माहौल में आपने पहले नहीं डाला है तो आप कितना भी पढ़ के जाएं, उन 3 घंटों में आप इतना प्रेशर में आ जाएंगे कि आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेंस प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आप टेस्ट लिखिए। पढ़ना तो है ही, विदाउट स्टडिंग तो आप लिखेंगे क्या, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं लिखते हैं बहुत सारे और उस पर फीडबैक नहीं लेते हैं तो फिर ये आप एग्जाम में जाकर के एकाएक से सिर्फ पढ़ करके अच्छे आंसर लिख पाना ये नामुमकिन है। ঠিক আছে, আমি আৰু কথা পাতি যাম APSC UPSCৰ বাবে কিদৰে সাজু হ'ব লাগিব, কেনে ধৰণৰ আমি তৈয়াৰী কৰিব লাগিব, পঢ়াৰ আমাৰ ষ্টাডি প্লেন কেনেকুৱা হ'ব, এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি যাম। এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ এইখিনিতে। পুনৰ ভতি আহিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ SPM IS একাডেমীৰ ডিৰেক্টৰ আমাৰ সৈতে আছে সত্যজিৎ কুমাৰ, আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ APSCৰ বাবে কেনেধৰণে আমি সাজু হ'ব লাগে এই সন্দৰ্ভত। फिर से आपके पास आते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए कौन सारे लोग अपियर कर सकते हैं, कौन से लोग, ऐसा कोई है क्या? देखिए, इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन करा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए, दोनों ही। यूनियन लेवल पे CSC एग्ज़ाम और स्टेट लेवल पे CC एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन करना हो चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये भी जानना है कि बुक्स, कौन सा बुक्स ले, कौन सा बुक्स सही मायने में काम करते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए। NCERT की किताबें पढ़नी चाहिए। तो 6 से लेकर के 10 स्टैंडर्ड की NCERT एक बार पढ़ लेनी चाहिए, बट सिर्फ उससे काम होगा नहीं। उससे आपको एक ठीक ठाक सा आइडिया लग जाएगा इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। उससे एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जो पढ़नी ही हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं M लक्ष्मीकांत, वो पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए NCERT वैसे 11th-12th की काफ़ी है, बट एक और अच्छी बुक आती है GC लियोंग, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, वो पढ़ी जा सकती है। इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी इज़ वेरी डायनामिक। तो इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको समझना तो आपको करंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा देखनी हो। बेसिक चीज़ें NCERT से हो जाएंगी, बाकी आपको करंट डेवलपमेंट्स, न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ते रहना होगा। और हिस्ट्री के लिए अगेन NCERT अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसके अलावा कुछ किताबें हैं, बिपिन चंद्रा राइटर हैं हमारे, नॉन हिस्टोरियन हैं, उनके लिखी हुई किताब पढ़ी जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा किताब खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा वो यहीं पे रुक जाता है। देखिए, किताब खरीदने से तो ऑफ कोर्स काम नहीं चलेगा, उनको पढ़ना भी पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा किताबें खरीदने वाला जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा शुरुआती जोश से आता है। लगता है कि पूरी दुनिया हम मुट्ठी में कर लेंगे। किसी भी काम को अगर कंसिस्टेंट तरीके से किया जाए तो ही उससे कामयाबी मिलती है, और कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि हम जोश से बचें। तो एक किताब एक बार में खरीदिए, पहले प्लान करके कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, उसको ख़त्म कीजिए, फिर अगला कीजिए। नहीं तो होता क्या, जब 10 चीज़ें आपके सामने पड़ी रहती हैं तो आपको रोज़ अपने नाकामयाबी का एहसास होता है, जबकि आप नाकामयाब हो नहीं रहे कि यार इतना तो मैंने खरीद लिया, मैं पढ़ तो रहा नहीं हूँ। और उससे एक विशियस सा, नेगेटिव सा साइकिल शुरू हो जाता हमारे अंदर। तो एक छोटी सी कुछ बुक खरीदिए, बेसिक NCERT खरीदिए, उसको ख़त्म कीजिए, फिर अगली खरीदिए। बहुत ज़्यादा एक बार में जो उसमें मत आइए, अदरवाइज वो एक इनर एक विशियस सा साइकिल क्रिएट कर देगा।
यहीं पे आपको पूछना चाहूँगी कि जो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हो कितना बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं तो पिछले 6 सालों से लगभग रोज़ ही संडे को ब्रेक में लेता हूँ, रोज़ ही न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ यूट्यूब पे, दैट इज़ ओपन टू एवरी स्टूडेंट इवन इफ द स्टूडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ मी और माई ऑर्गेनाइजेशन। और उससे स्टूडेंट्स को लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स लगभग मुझे रोज़ 10,000 स्टूडेंट्स सुनते हैं और मुझे काफ़ी मैसेजेस फ़ोन भी आते हैं कि सर उससे हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं एकदम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें कराता हूँ। मैं डिस्कशन करता हूँ उसके बेसिस पे यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे, एपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे, उसको मैं सॉल्व भी करता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ। तो फ़ायदा तो हुआ है, कई सारे स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हुआ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जब तक भगवान मेरे स्वास्थ्य को बनाए रखें, मैं चाहूँगा कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ। कुछ तो काम ऐसा होना चाहिए विच शुड बी ओपन फॉर ऑल। अभी आते हैं रिवीजन के बारे में। कब रिवीजन करना है, कितने दिनों के पहले? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, इन जनरल एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और फिर प्रीलिम्स मेंस के लिए अलग से आएंगे। एक स्ट्रक्चर ऐसा फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप 3 बार पढ़ें आफ्टर सम इंटरवल तो वो फिर आपके दिमाग में सेटल हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को अभी 3 बार पढ़ लिया और हो गया रिवीजन, ऐसे नहीं। तो आप जो भी पढ़ें, जैसे आज की तारीख में 5 जुलाई को कुछ भी आपने पढ़ा तो आप डेट दे दीजिए कि 5 जुलाई 2024 को मैंने ये चीज़ें पढ़ी। ऐसे करके डेट देते जाइए और हर दिन सुबह उठ करके आप जैसे 6 जुलाई को 5 जुलाई की चीज़ें रिवाइज करें। फिर पिछले वीक में जो आपने पढ़ा था इस दिन को, यानी कि कल सैटरडे है तो लास्ट सैटरडे जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज कीजिए और लास्ट मंथ जो आपने पढ़ा था 6 जुलाई को आप क्या करेंगे, 6 जून की चीज़ें रिवाइज करेंगे। अगर ऐसा आप करते जाएंगे तो हर एक टॉपिक आप 3 बार रिवाइज करेंगे एंड दैट टू आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। ये काफ़ी साइंटिफिक तरीका है, इससे चीज़ों को कंसोलिडेट करने में मदद मिलती है। बाकी प्रीलिम से पहले तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को ज़्यादा रटना है, मेन से पहले एनालिटिकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, वो एक अलग बात है। बट इन जनरल, जब मैंने आपको पहले भी कहा कि तैयारी तो हमें मेंस की करनी है, तो इन जनरल आप ऐसे रिवीजन करें और 3 महीने पहले फिर आप चीज़ों को रटने पर ज़्यादा ध्यान दें प्रीलिम्स के लिए। और आजकल जो इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे जो मटेरियल्स मिलता है वो कितना इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए? जी, अभी तो हम लोग बात कर ही रहे थे यूट्यूब न्यूज़पेपर एनालिसिस की, जैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ ऐसे और भी कई सारे और सोर्सेज हैं जहाँ पे लोग अपने अपने तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो हेल्पफुल तो है, लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ऑल्सो हैपेंस। जब कई सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं ना तो यू गेट कंफ्यूज्ड कि क्या करें क्या ना करें। ये प्रॉब्लम भी आजकल देखी जा रही है स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज ऑफ प्लेथोरा ऑफ सोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। तो अपने सोर्सेज को सिलेक्टिव तरीके से पिक कीजिए, जिसको पिक करें उसको स्टिक कीजिए। आई नेवर से और आस्क माई स्टूडेंट्स की आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिए, बट अगर देख रहे हो, मुझ पे रिलाई कर रहे हो तो मुझ पे ट्रस्ट करो। 1 साल में मैं चीज़ें करा दूंगा कई सारी जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं होती कि 5-7 दिन आपने एक काम किया फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं। तो किसी भी आप कंटेंट को उठाएं तो उसको स्टिक करें 1 साल तक, इट विल बी हेल्पफुल। तो 10 चीज़ें हैं, लगभग 10 सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सबको ना फॉलो करने के बजाय आप एक इवैल्यूएशन करें, फिर एक अपने हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता है वो लें और उसको स्टिक करें, rather than consulting 10 or 100 sources available online. Otherwise confusion होगा। हम इस बारे में बात करना चाहेंगे, जो आपने बताया है पूरी तरीके से, जो मतलब बहुत सारे सोर्सेस है लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा, मतलब जी जी। हाँ, अभी आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में, कैसे प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करें, पूरा शॉर्ट में आप थोड़ा सा? देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आपको तैयारी करनी क्यों है। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, फिल्मों में देख लिया अजय देवगन को यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस का, मन हो गया कि मैं भी सिंघम बनूंगा। ये कारण अगर होता है ना तैयारी करने का, तो वो 2-3 महीनों में ख़त्म भी हो जाता है। तो अपने आप से बात कीजिए, प्लान कीजिए कि मुझे तैयारी करनी ही क्यों। और एक बार जब आपने फैसला ले लिया कि मुझे तैयारी करनी है इन कारणों से, मुझे लगता है कि एक बेहतर
सर्विस है जिसमें मैं जाकर के अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, ये जवाब आपको अगर मिल गया तो फिर तैयारी शुरू कीजिए। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लीजिए पहले कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी, और अगर तैयारी शुरू करनी है तो फिर आप 2 काम कर सकते हैं। NCERTs की किताबें उठा करके पढ़ लीजिए, उससे आपको अपने आप से कुछ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। उसके अलावा ऑनलाइन में कई सारे सोर्सेज पे जैसे हमने चर्चा की, आप किसी एक सोर्स को देखना शुरू कर सकते हैं फॉर करेंट डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड। उसमें मैं भी एक न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आता हूँ, SPM IAS अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो देख सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, आपको इच्छा होने लगी भारत के बारे में समझने की, तो आप समझ जाइए कि ये एग्ज़ाम आपके लिए बना है। 1-1.5 साल 2 साल तो आपको लगभग तैयारी करनी पड़ सकती है। कंसिस्टेंट तरीके से तैयारी करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়াই আছিল আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু। APSC UPSCৰ কাৰণে আপোনালোক কিদৰে সাজু হ'ব, আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ।